बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। कौमी असम्बली के हंगामा के इजलास में मियाँ शहबाज शरीफ को दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब कर लिया गया है और इस मौका पर शोर शराबा तो था ही। इस शोर शराबे में जो उमर अयूब थे उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार PTI के कह लें आप या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार कह लें, वो मुसलसल नोबालें करवाते रहे और शहबाज शरीफ जो हैं वो विकेट के चारों तरफ चौके छक्के उन्होंने लगाए हैं अपनी तकरीर जो उन्होंने की है। और फिर अचानक जो है इसमें एंट्री होती है चीनी सदर की और उसके बाद चीनी वज़ीर आज़म की। और दूसरी तरफ सदर के इलेक्शन के लिए जरदारी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। उनके इलेक्शन के हवाले से ही बात करेंगे, पार्टी पोजीशन के हवाले से भी कुछ बात करेंगे और फिर महमूद अचकज़ई, मौलाना साहब ने एक धमकी दी है, वो भी आपके गोश गुजार करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब जो अडयाला जेल में बंद हैं इमरान खान साहब, उनके बारे में बड़ी अफवाहें हैं, बड़े फ़ोन शोन आ रहे हैं मुझे दोस्तों के, क्योंकि 2 दिन पहले जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है लाहौर की, उन्होंने 4 मुकदमात जो 9 मई के हवाले से 4 मुकदमात थे, उनमें इनकी इंटरिम बेल थी, अबूरी ज़मानत पर थे ये। उन 4 मुकदमात में इनकी ज़मानत जो है वो कन्फर्म की है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंगल वाले दिन यानी 5 मार्च को इनकी साइफर केस और तोशाखाना केस में जो सज़ाएँ हुई थी उनके खिलाफ जो अपीलें हैं, बुनियादी अपीलें, मुतफ़र्रिक़ दरखास्तें नहीं, बुनियादी अपीलों की समाअत जो है वो हो रही है। यानी कि ये गैर मामूली बात समझी जा रही है कि आम तौर पे जब अपील फ़ाइल होती है सज़ाओं के ख़िलाफ़ तो उसके साथ एक मुतफ़र्रिक़ दरखास्त दायर की जाती है जिसमें ये इस्तज़ा की जाती है कि अपील के हतमी फ़ैसले तक जो हमारी सज़ा जो है ये मुअत्तल की जाए और हमें ज़मानत पर रहा किया जाए। अब इन्होंने मेन अपीलें भी फ़ाइल की हुई हैं और उसके साथ मुतफ़र्रिक़ दरखास्तें जो हैं कि हमारी जो बेलें हैं वो ली जाएँ और हमारी सज़ाएँ जो हैं वो मुअत्तल की जाएँ। तो ये आपको पता है साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को 10-10 साल कैद की सज़ा हो चुकी हुई है और तोशाखाना केस में बुशरा बेगम और इमरान खान को 14-14 साल कैद की सज़ा जो है वो सुनाई जा चुकी हुई है और उसके खिलाफ इन्होंने अपीलें की हैं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि इनकी जो मुतफ़र्रिक़ दरखास्तें हैं सज़ाओं की मुअत्तली वाली, उनकी समाअत के मौका पे जो आखिरी समाअत हुई है तो इनके वकील ने कहा जनाब इनका जल्दी-जल्दी फ़ैसला कर दिया जाए। तो वहाँ ये बात हुई, बेंच की तरफ से ये कहा गया कि चलो जी मुतफ़र्रिक़ दरखास्तें तो चलो आपने जो कहना कहते रहें। तो अदालत का ये ख़्याल है, आमर फ़ारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सरबराही में जो बेंच है और गोल हसन औरंगज़ेब साहब उसके रुकन थे, समाअत कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हम इन दरखास्तों को 5 मार्च को मंगल वाले दिन समाअत के लिए अपीलों को जो मेन अपीलें, बुनियादी अपीलें, उनको मुकर्रर कर रहे हैं। तो साल, 1.5 साल बाद 2 साल भी लग सकते हैं। जो अपीलों की समाअत की बारी तब आती है अगर बारी के हिसाब से लगाया जाए और लाहौर हाई कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा देर लग जाती है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़रा जल्दी बारी आ जाती है। साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद अपील की समाअत की बारी जो है वो आ जाती है। तो अब उन्होंने कहा जनाब हम मेन अपीलें ही सुन लेते हैं। उससे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद जो मेन अपीलें जो हैं इतनी इनके नुकात जो हैं ताकतवर हैं कि लोअर कोर्ट का और फैसला इतना कमज़ोर है मुतल्लिका अदालतों का कि जनाब इन्होंने वो जो अपीलें ही मंजूर हो जानी है तो मुतफ़र्रिक़ दरखास्तों की ज़रूरत ही नहीं रहनी और इन्होंने बरी हो जाना है। इस तरह का सवाल जो है वो लोग पूछ रहे हैं कि ये मेन जो बुनियादी दरखास्तें हैं वो क्यों अपीलें हैं वो क्यों लगाई जा रही हैं। तो हुज़ूर वाला ये मैं अभी मेरी एक जज साहब से बात हुई, वो चीफ जस्टिस रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के। तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी पोजीशन क्या है, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा ना मैंने सरसरी से देखा है, मैं इतनी दिलचस्पी नहीं लेता इन मामलात में। लेकिन उन्होंने एक वाक़या इन्हीं के वकील का था ना, आप जल्दी-जल्दी सुन लें। तो उन्होंने एक मुझे वाक़या सुनाया कि मैं जब चीफ जस्टिस था लाहौर हाई कोर्ट का, तो एक खातून का मुझे ख़त आया और उस ख़त में वो लिखती हैं कि जनाब मैं बेवा खातून हूँ, मेरा एक ही बेटा है, वही हमारा सहारा है। बड़ा दुखी किस्म का वो ख़त था और मेरा बेटा जो है वो कत्ल के झूठे मुकदमे में फँस गया हुआ है, उसकी अपील नहीं सुनी जा रही, तो उसकी अपील सुन ली जाए। वो कहते हैं मैंने वो चेक करवाया तो पता ये चला कि अभी उसकी बारी नहीं आ रही थी उस अपील की। तो लेकिन वो ख़त था, ख़त बड़ा दुखी था
اور लग रहा था जनाब इसका बेटा जो है वो बिल्कुल बेगना है, जैसे ये इमरान खान को और बुशरा बेगम को और शाह महमूद कुरैशी को कह रहे हैं जनाब ये मुकम्मल तौर पे बेगना है। इसी तरह का वो ख़त था। तो वो कहता है कि मैंने दफ्तर को, रजिस्ट्रार ऑफिस को ये हिदायत कर दी कि ये केस जो है ये लगा दिया जाए। और वो कहते हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने मेरे ही डिवीज़न बेंच में, क्योंकि कत्ल का केस था और कत्ल का केस अगर सज़ाए मौत हो चुकी हो तो फिर 2 रुकनी बेंच जो है वो हाई कोर्ट का सुनता है। एक तो अपील सुनता है, साथ ही एक रेफरेंस आता है उसकी कन्फर्मेशन का। अगर सज़ाए मौत हो चुकी हो सेशन कोर्ट से तो हाई कोर्ट जब तक उसे कन्फर्म ना करे वो जो हुक्म है ट्रायल कोर्ट का वो मुकम्मल नहीं होता। तो वो कहते हैं हमारे सामने वो केस लग गया। जब हमने वो केस जो है समाअत शुरू हुई, फाइलें देखी, पता ये चला कि वो जो लड़का है वो तो मुकम्मल तौर पे उस केस में मुलव्वस था और शहादतें बड़ी मजबूत थी। तो फिर हमने वो अपील जो है वो मुस्तरद कर दी। वो कह रहे थे कि अगर वो मैं ख़त जो है वो ना आता और उस ख़त की बुनियाद पे मैं तरस खा के वो केस ना लगवाता और वो मेरे बेंच में ही ना लगता, 1.5 साल बाद उसकी बारी आती तो मैं भी 1.5 साल बाद किसी ऐसे बेंच में लग जाता जो थोड़ा सा सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ ज़हन रखने वाला बेंच हो। कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो ख़त की वजह से वो 1.5 साल पहले ही वो केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया और सज़ाए मौत उसकी कन्फर्म हो गई और अपील उसकी खारिज हो गई। तो उनके साथ जो मेरी डिस्कशन हुई तो ये कि जनाब तकनीकी जो नुकात इन्होंने उठाए हुए हैं, ज़्यादातर इनकी जो अपीलें हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स में हैं। जिन अदालतों ने साइफर केस और तोशाखाना केस में इन्हें सज़ाएँ सुनाई हैं ना, उन्होंने जो इन्होंने तकनीकी निकात उठाए हैं, जनाब जल्दी जल्दी फैसला किया गया, हमें जिरा का मौका नहीं दिया गया, फलां वक्त हम मौजूद नहीं थे, ये सारे जो नुक्ते हैं इनके जवाब उन्होंने दिए हुए हैं। जब वो तोशाखाना और साइफर वाले केस के जो फैसले जब आए थे तो वो मैंने उनकी तफसीलात अर्ज़ की थी और मैंने ये कहा था कि बज़ाहिर जो है वो फैसले बड़े मजबूत और शहादतों की बुनियाद पे दिए गए फैसले हैं। और साइफर वाले केस में तो जो भी इन्हीं के लोग थे जिनको ये शाबाश दे रहे थे, आज़म खान वगैरह, उनके बयानात हैं, हर चीज़ वाज़ेह है। अदालत ने करना होता है फैसला शहादतों की बुनियाद पे और मेरे ख्याल में इन मुकदमात में शहादतें इतनी मजबूत हैं कि इनकी जो सज़ाएँ हैं वो बरकरार रह सकती हैं। इसलिए गैर मामूली किसी रिलीफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि शायद मंगल वाले दिन या फिर मंगल के बाद 1-2 दिन बाद इनकी अपीलें ही मंजूर हो जाएंगी और ये बरी हो जाएंगे। मुझे तो ये बेवा के खत वाला मामला जो है ना उसी तरह का मामला लगता है कि जो सज़ाए मौत जो है वो 1.5 साल बाद कन्फर्म होनी थी, वो 1.5 साल पहले ही कन्फर्म हो गई। और इसी तरह इनकी जो अपील है वो 1.5 साल बाद सुनी जानी थी और नतीजा जो मुझे लग रहा है वो यही है कि जो इनकी अपीलें हैं उनमें कोई वज़न है नहीं। बहरहाल ये अपने दलाइल से अदालत में अगर कुछ साबित करने में कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। अब आते हैं जनाब महमूद अचकज़ई वाली बात। महमूद अचकज़ई नहीं, पहले शहबाज शरीफ की बात कर लेते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं, 201 वोट इन्होंने लिए हैं कौमी असम्बली में और इनके जो मद्दे मुकाबल थे उमर अयूब साहब, उन्हें मिले हैं 92 वोट। मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के लिए 169 वोटों की ज़रूरत थी, लेकिन वो 201 वोट हासिल किए उन्होंने और ये मुसलसल दूसरी मरतबा मुंतखब होने वाले दूसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं। इससे पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं 1970 के इलेक्शन के नतीजे में जो मगरबी पाकिस्तान था फिर पाकिस्तान रह गया, उसके वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए और फिर 1977 के आम इंतखाबात के बाद उन्हें दूसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म चुना गया। लेकिन फिर वो धांधली-शांधली का शोर मच गया और फिर मार्शल लॉ लग गया 1977 में और वो 11 साल तक जो है वो मार्शल लॉ जो है वो भुगता फिर कौम ने। अब आते उस तरह जो मैं कह रहा हूँ ना कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ ने विकेट के चारों तरफ चौके छक्के लगाए, बड़ी फॉर्म में नज़र आ रहे थे, तो बड़ा शोर शराबा था। बहरहाल तो एक तो उन्होंने इत्तेहाद की बात की, इस्तेहकाम की बात की, मिलकर चलने की बात की और फिर ग्रेट गेम का हिस्सा बनने ना बनने की बात की। फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा उन्होंने पेश किया और फिर उन्होंने सी पैक की अहमियत पर ज़ोर दिया, दोस्त ममालिक, बरादर ममालिक, हमसायों के साथ तल्लुकात, ये सारी चीज़ें जो पहली तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म जो है मुंतखब होने के बाद जो करता है, वो सारे मौज़ूआत जो हैं उस पे उन्होंने बात की। लेकिन जो उनका जो पहला चौका था वो जब वो ज़िक्र कर रहे थे ना
शोर हो रहा था मुसलसल, और चोर चोर का भी शोर मच रहा था। तो यानी इनको चोर फैमिली, ये जो आपको पता ही है ना, चोर चोर का नारा लगाते हैं, लेकिन अब वो घड़ी दिखा के तो चोर का जो रुख है, मौजू जो है, वो किसी और तरफ निकल जाता है। तो वो कह रहे हैं जनाब, जब शोर मच रहा था तो उन्होंने जब जिक्र किया कि जनाब यहाँ बिजली चोरी होती है, 600 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, तो उधर वो उनका एहतजाज जो था वो जारी था। तो उन्होंने फिर शहबाज शरीफ ने जो छक्का मारा, उन्होंने कहा जनाब मैं घड़ी चोरी की बात नहीं कर रहा, मैं बिजली चोरी की बात कर रहा हूँ। ये अपोजिशन पता नहीं क्यों शोर मचा रही है। और ये जो बिजली चोरी की बात है, ये तो दोनों का मसला है ना, पूरी पार्लियामेंट का मसला है, पाकिस्तान के पूरे अवाम, पूरी कौम का ये मसला है। बिजली चोरी होती है, बिजली कोई और चोरी करके ले जाता है, फायदा कोई और उठाता है, बिल मैं और आप भरते हैं। तो उन्होंने एक तो ये, और दूसरा फिर उन्होंने हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक तकरीर के हवाले से ये कहा कि हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नौजवानों को खबरदार किया था कि वो किसी जमात के, सियासी जमात के आलाकार ना बने। अगर वो आलाकार बनेंगे तो वो गलती करेंगे, वो इस तरह रहें कि उन्हें कोई गुमराह ना कर सके, चाहे वो घड़ी वाला हो या वो गैर घड़ी वाला हो। यानी एक दफ़ा फिर तो कम से कम चौका तो है। फिर उनका जो ना मोजज़े के मुंतज़िर लोग जान लें कि मोजज़े और जादू टूने से कुछ नहीं होता। वो कहते हैं मोजज़ा इंसानी हाथों से रूनुमा होता है, इंसानी हाथ ही दवा हैं और इंसानी हाथ ही शिफा हैं। और बहरहाल उन्होंने जो तकरीर की, उधर दूसरी तरफ शोर शराबा रहा, लेकिन बहरहाल वो तकरीर कर गए और जो कहना चाहते थे वो कर गए। तो उसके बाद जनाब उमर अयूब साहब की बारी आ गई, और उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने जो तकरीर है वो करी जा रहे हैं, और इनकी तरफ से जो नून लीग ये थक थुक गए, पता नहीं वो कोई उस तरह की मुदाखलत नहीं हो रही जैसे वो हो रही थी। वो तो इसलिए मुदाखलत तो कर रहे थे, जो जेल में बैठे हुए इमरान खान उनको खुश कर रहे थे, क्योंकि जो पंजाब असम्बली में राना आफ्ताब और अपोजिशन ने बाइकाट कर दिया था अजलास का, और मरीम नवाज के लिए मैदान खाली छोड़ गए थे, और मरीम नवाज ने अपनी मर्जी के साथ तकरीर की थी, तो वो तो अपोजिशन वाले जो हैं वो तो उसको खुश कर रहे थे। देखे जनाब, हम आपको दिखा रहे हैं, ये होती है अपोजिशन, हम इजलास नहीं चलने देंगे। और जो डिप्टी स्पीकर साहब थे उन्होंने उमर अयूब साहब को जनाब माइक दे दिया, और उमर अयूब साहब जो लगे हुए हैं वही बातें, इमरान खान वाली बातें, और इमरान खान की हिमायत में वही ज़मीन व आसमान की कलाबें। ये उमर अयूब साहब जो हैं ये 2 मरतबा असम्बली में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगवाते रहे, लगवा चुके हुए हैं, और उनके साथ खड़े होते थे, उनकी कबीना का हिस्सा होते थे। ये उमर अयूब साहब की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर वहाँ उनके इमरान खान के लिए ये जनाब मरे जा रहे थे। और जब इनकी तकरीर लंबी होगी ना, 1 घंटा पता नहीं 40 मिनट की तकरीर है, वो मैंने तो टाइम भी नोट नहीं किया, जब भी देख रहा था वो लगे हुए थे, और तकरीर में ऐसी बात नहीं थी कि सुनी जाती। बहरहाल बीच में वो कहीं बिजली भी चली गई, उसका भी उन्होंने शोर शोर मचाया। वहाँ नहीं, ट्रांसमिशन जो PTV के ज़रिए जारी थी उसमें कोई बिजली फेल होगी कुछ इलाकों में, तो वो ज़ाहिर है वो केबल शेबल बंद हो गई होगी उनकी। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरे तो ये बंद नहीं हुई, मेरे तो लगे हुए थे तकरीर करते, और मेरा ख्याल 1 घंटा या 40 मिनट, 1.5 घंटे से ज़्यादा ही बहरहाल ये इन्होंने तकरीर की। तो वो तंग आ गए डिप्टी स्पीकर साहब। उन्होंने ये कहा कि जनाब वक्फा ना कर लें। पहले तो उन्होंने कहा कि जनाब आप ये बताएं कि कितना टाइम और लेंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं हूँ वज़ीर आज़म, ये तो जाली मैंडेट वाले हैं, असल वज़ीर आज़म मैं मुंतखब हुआ हूँ, और वज़ीर आज़म को आप रोक नहीं सकते, जब तक चाहूँगा मैं बोलूँगा। तो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि भाई साहब ये फिर ऐसा कर लेते हैं कि नमाज का वक्फा ना कर दें, फिर टाइम ले लेना आप। उनका नहीं होने दूंगा, ये नमाज के लिए वक्फा नहीं होने दूंगा। हालांकि मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं थी डिप्टी स्पीकर को इनसे पूछने की, अजान हो जाए तो वक्फा हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा जनाब, वो कहते हैं हम पढ़ लेंगे नमाज। अच्छा, अब इनको ना वो कोई दलील नहीं सूझ रही कि नमाज के वक्फे का इनकार तो कर दिया इन्होंने। कभी कह रहे हैं हम पढ़ के आए हैं, कभी कहते हैं हम पढ़ लेंगे, हम मुसलमान हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं। भाई मेरे, आप बातें कुछ और किया करते थे, आपके लीडर जो हैं रियासत मदीना की,
ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کرنے کی، اور عمل یہ ہے کہ جو ایک بنیادی فرض ہے نماز، اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں وقفہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر جو ہلٹ بازی جہاں جو بھی ہوا ہے وہاں پہ وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ نہ جمہوری اقدار کے پابند نظر آئے، نہ ہی آئین اور قانون، نہ رولز، نہ ہی ریاست مدینہ کے اصول، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور باہر نکل کے انہی پہ تنقید کر رہے ہیں جناب اگر آئندہ ایسا ہوا تو پھر اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ کتنی دیر ایسے کریں گے؟ اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی علاج لبے ہی ہونا نا۔ اور پھر جس تیز رفتاری کے ساتھ چینی صدر کا مبارکباد کا پیغام آتا ہے نواز شریف کو، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تیار بیٹھے انتظار میں ہوں کہ جناب یوں ہی رزلٹ آئے وزیر اعظم کا تو وہاں سے بیان جاری ہو جائے۔ اس میں بھی ایک پیغام ہے، یہ جو امریکہ کو خط خط لکھتے ہیں نا کہ جناب یہ دھاندلی ہوگی، یہ ہوگی، انہوں نے تو جناب چین نے تو فوری طور پہ اس حکومت کو تسلیم کر لیا، اور پھر سی پیک کی بھی بات کی، اور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس میں بڑھاوے کی بات کی، اور مستقبل میں ساتھ چلنے کی بات کی۔ چینی صدر کے بعد چینی وزیر اعظم کی طرف سے بھی مبارکباد کا پیغام آ گیا، ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے بیان آ گیا، اور پھر ایران کے صدر جو ہیں سید ابراہیم رئیسی صاحب، ان کی طرف سے مبارکباد کا پیغام آ گیا۔ ابھی اور بھی میرے خیال کل تک حلف اٹھانے کے بعد، یعنی حلف اٹھانے سے پہلے یہ پیغامات کا جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہو سکتا ہے ہمسایوں سے، ادھر ادھر سے، اسلامی ممالک سے، حتیٰ کہ امریکہ سے بھی آ سکتا ہے مبارکباد کا پیغام، کوئی غلط نہیں ہے۔ انہوں نے لابنگ شابنگ کی ہوئی ہے امریکہ میں، پھٹے چھٹے ڈالے ہوئے ہیں، جو کانگریس مین ہیں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں خدشات ان کو، لیکن بہرحال حکومتوں نے تو کسی اور انداز میں چلنا ہوتا ہے، لابیوں کے اتنے زیر اثر تھوڑا ہوتے ہیں۔ اور پھر محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے نامزد کر دیا انہیں صدر، کل اس پہ بھی اطلاق کرنا چاہیے تھا محمود خان اچکزئی صاحب پہ۔ اور محمود خان اچکزئی صاحب کسی دور میں نواز شریف کے بڑے قریب ہوتے تھے، اور انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا، اب پتہ نہیں پھر یہ کیا مسئلہ ہو گیا، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا، نواز شریف کی تقریر کی انہوں نے، تعریف کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو پشتون نواز شریف کا ساتھ نہیں دے گا وہ بے غیرت ہوگا۔ جو پشتون ان کا ساتھ نہیں دیتا وہ بے غیرت ہے۔ اب یہ خود ہی ان کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا جو انہوں نے ان کے بارے میں کہا تھا وہ بات نہیں میں کرتا، لیکن باہر سیاست وہ کہتے ہیں نا، سیاست میں جناب سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جو ہیں وہ کہہ کے ہوئے ہیں، اور یہ ضرب المثل کے طور پہ مشہور ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو تقریر کی تھی پہلے دن حلف اٹھانے کے بعد، اس میں جو انہوں نے انقلابی بنے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کی تھیں، وہ ان کے جو انقلابی ملمہ کاری تھی وہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں، وہاں تو یہ لگ رہا تھا جناب فلم دی شاید تقریر کر رہے ہیں۔ وہ لطیف کھوسہ صاحب نے بتا دیا جناب وہ تو جیل میں ہی کوئی 8-10 دن پہلے طے ہو گیا تھا کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ہمارے صدارتی امیدوار ہوں گے۔ یعنی سودے بازی کے ذریعے، صرف امیدوار بننے کے لیے، سودے بازی کے لیے انہوں نے یہ جو ہے یہ اس طرح کی تقریر کی۔ وہ کرتے ہیں اس طرح کی تقریر، لیکن کبھی یعنی جہاں نواز شریف فٹ آتا تھا اب وہاں فٹ آ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ پہلے عمران خان جو ہے وہ غیر ملکی ایجنٹ تھا، غیر محب وطن تھا، اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ تھا۔ اب محمود خان اچکزئی صاحب نے یو ٹرن لے لی ہے، اور اس بندے کو ووٹ دے گئے ہیں جس کے والد کے خلاف، دادا کے خلاف، ایوب خان کے خلاف ان کے والد جو ہیں عبدالصمد اچکزئی صاحب، انہوں نے بڑی تحریک چلائی تھی، محترمہ فاطمہ جناح کا انہوں نے ساتھ دیا تھا، جیلیں تک کاٹی تھی، زیادہ عرصہ وہ جیل میں رہتے ایوبی دور میں۔ ان کا پوتا عمر ایوب آج چیمپئن بنا ہوا تھا جمہوریت کا۔ تو اور اچکزئی صاحب کے بارے میں یہ بڑے صاف ستھرے آدمی ہیں، لیکن آج کچھ اور ہی خبر رہی ہے کہ جناب کوئٹہ میں جو ان کا گھر ہے اس کے پاس کوئی سرکاری اراضی ہے، تو 2.5 کنال اراضی پہ بھائی صاحب نے 4 دیواری بنا کے وہاں قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ جو ضلعی انتظامیہ ہے انہوں نے چھٹوا لیا جا کے، اور وہاں ان کے کوئی مسلح گارڈ تھے، ایک مسلح گارڈ جو ہے اس نے کوئی مزاحمت بھی کی، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ جو قبضہ ہے سرکاری وہ باغدار کروا لیا گیا۔ ویسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے سوئے رہتے ہیں، جب اس طرح کا بندہ جو ہے وہ اپوزیشن میں چلا جاتا ہے یا حکومت کے خلاف کوئی بات کر دیتا ہے تو پھر وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے،
फिर उसकी सारी जो हैं जायदादें भी 2 नंबर निकलने लग जाती हैं, फिर उसके खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब हैं, ये एचकेज़ई को क्या कहा करते थे? ये भी तो यही फरमाया करते थे ना एचकेज़ई के बारे में, कि ये गद्दार है, ये उनके साथ मिला हुआ है, चोरों का साथी है, चोरों के साथ है। और फिर आपको याद होगा, ये इन्होंने एक जलसे में वो दुपट्टा लेके बाकायदा एचकेज़ई साहब की जो नकल उतारी थी, वो याद दिलाने के लिए मैं दिखा देता हूँ वो हिस्सा आपको। एचकेज़ई का जरा ड्रामा सुनो, बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसे करके। मौलाना फजल रहमान भी डीजल था, फौज कहता जनरल बाजवा मुझे कहता था इसको ना डीजल कहा करो, लेकिन वो कहता है जनाब मैं बाज नहीं आया, मेरे लोग जो हैं वो मुतमिन नहीं होते जब तक मैं डीजल ना कहूँ। अब उसी डीजल के जाके पाँव पकड़ रहे हैं। और एचकेज़ई साहब गए थे उनके पास, मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब ने उस वक्त तो हामी नहीं भरी, लेकिन अब उन्होंने हल्की सी एक धमकी दी है कि मेरा दिल करता है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो एचकेज़ई साहब हैं, महमूद एचकेज़ई साहब, उनको सदारत का जो वोट है मैं दे दूं। और दूसरी तरफ को लिफ्ट नहीं करवा रहे मौलाना साहब को भी, जरदारी साहब जो हैं सदारती इलेक्शन के लिए, और एमकेएम को भी खास लिफ्ट नहीं करवा रहे। एमकेएम वाले भी कह रहे हैं हमारे साथ बात करनी है। तो मौलाना साहब का मकसद भी यही नज़र आ रहा है। तो दरअसल जो पार्टी पोजीशन है ना, और जो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, उसके बाद जो उनकी जो वाज़ेह अक्सरियत नज़र आ रही है जरदारी साहब को, मौलाना साहब भी साथ दें या ना दें, एमकेएम भी साथ दे या ना दे, तो वो जो मैंने फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला होता है कि हर सूबाई असम्बली के 65 वोट होते हैं जो बलोचिस्तान असम्बली के हैं, और बाकी सब जो 1 मैन 1 वोट होता है, पार्लियामेंट के जितने भी लोग होते हैं, सेनेटर और जो कौमी असम्बली के लोग होते हैं। तो इस हिसाब से अगर सारा हिसाब किताब लगाएं, जितने वोट वज़ीर आला ने लिए हैं, उस हिसाब से अगर देखें तो ये जनाब इनको जो वोट हैं वो 400 के राउंड अबाउट मिलेंगे जरदारी साहब को, और एचकेज़ई साहब को 199, 95, या फिर अगर ये मौलाना साहब उधर चले जाते हैं तो 20 वोट और बढ़ जाएंगे इनके, 20, 25, 26, 30। तो बहरहाल जरदारी साहब जो हैं वो वाज़ेह अक्सरियत से, मसलन ये है कि जरदारी साहब अब ये 201 वोट लिए हैं इन्होंने, 201 वोट तो कम से कम कौमी असम्बली से उन्हें मिलेगा ना, बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसी तरह महमूद एचकेज़ई को यही मिलेंगे जो इनको मिले थे 96 वगैरह। और सेनेट में 55 सीटें हैं इनकी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो हुकूमती अरकान है, और 24 जो हैं वो मुखालफिन बैठे हुए हैं, पीटीआई वाले और दीगर लोग जो हैं। तो इस तरह वो सारी जमा तफरीकें करें ना, तो बलोचिस्तान से 45 वोट मिल जाने आसिफ अली जरदारी को, क्योंकि जो उनके वज़ीर आला ने वोट जितने लिए हैं उतने वोट तो इनको मिलेंगे। तो ये सारा उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब से जरदारी साहब को बात करनी चाहिए, और जो सीनियर सियासतदान हैं जो जरदारी साहब के करीब हैं, नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, उन्हें जरदारी साहब को कहना चाहिए कि जनाब मौलाना साहब के साथ चलें। मौलाना साहब आगे जाके मसाइल पैदा कर सकते हैं, एहतजाज, सड़कों पे आने का, कुछ और मामलात, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तक मौलाना साहब भी तहम्मुल और बुर्दबारी का ही मुजाहरा कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। यानी कि ऐसा ना करें, उनको मजबूर ना करें कि जनाब ये लाजमी आप सड़कों पे निकलें। मौलाना साहब से इनको मुलाकात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। और दूसरा, उनका तो कोई आपके सामने ही है, उनके तो कोई असूल ही नहीं है। कभी एचकेज़ई जो है उसके नज़दीक नवाज शरीफ की मुखालफत करना जो है वो पख्तून ही नहीं है, गैरतमंद नहीं है। और कभी इमरान खान के करीब एचकेज़ई जो है वो गद्दार था। अब वो दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है। बहरहाल मौलाना साहब से मुझे अब भी ये उम्मीद है कि वो मान जाएंगे, अगर सही संजीदगी के साथ इस मामले को लिया, संजीदगी के साथ मामले को लिया जाना चाहिए। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।